बर्नौलीज इक्वेशन पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ट्यूब दी हुई है और इसके थ्रू एक लिक्विड पास कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। ये लिक्विड नॉन विस्कस है और ये एक लैमिनर फ्लो में फ्लो कर रहा है और ये इनकम्प्रेसिबल भी है। हमें दिया हुआ है कि इस ट्यूब का ये वाला जो एंड है ना, इसकी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमें दी हुई कुछ A1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर और इस क्रॉस सेक्शन की एरिया दी हुई है हमें A2 इज इक्वल टू हाफ मीटर स्क्वायर। ये एरिया छोटा है इस एरिया से। अब हमें पता है कि लिक्विड ऐसे एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, तो यहां एंट्री वेलोसिटी मान लेते हैं लिक्विड की कुछ होने वाली है V1 और एग्जिट वेलोसिटी ये कुछ मान लेते हैं होगी V2। ठीक है, अब देखो यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा कुछ, और ये एक्सटर्नल प्रेशर हमें दिया हुआ है एज P1 इज इक्वल टू 10,000 पास्कल, और यहां पे P एक्सटर्नल जो कि यहां से लग रहा होगा वो दिया हुआ है हमें P2 इज इक्वल टू 6,000 पास्कल्स। 6,000 पास्कल्स। अब हमें यह पता लगाना है कि यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होने वाला है इस लिक्विड का। अब वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर फ्लक्स, इसके बारे में हमने बात कर रखा है डिटेल में कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर ये तुम्हें याद नहीं आ रहा हो तो मैं चाहूंगा कि तुम उन वीडियोस को पहले एक बार देख के आ जाओ, और अगर तुम्हें याद है कि ये क्या होता है तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट आखिरकार होता क्या है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का पास कर रहा है किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट इसे हम डिनोट करते हैं R से, और ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो इसे याद करने का मेरे पास एक अच्छा सा तरीका है। हमने कहा था कि वॉल्यूम ये बराबर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर के, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर कुछ नहीं बल्कि लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये बराबर होने वाला है वेलोसिटी के। तो वॉल्यूम फ्लो रेट ये बराबर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड गोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है तो मैं इस क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा फ्लूइड की वेलोसिटी से, यहाँ वाली वेलोसिटी से, यानी कि A1 इंटू V1, ये मुझे दे देगा यहाँ की वॉल्यूम फ्लो रेट। लेकिन हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि वॉल्यूम फ्लो रेट एक पूरे ट्यूब में ये कांस्टेंट रहने वाला है। देखो अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद हो तो उसके अनुसार एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट रहता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि A1 V1 ये बराबर होने वाला है A2 V2 के। अब देखो एरिया इंटू वेलोसिटी यही तो हो जाती है वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर फ्लक्स के बराबर, यानी कि ये बराबर होने वाली है R के, ये बराबर होने वाली है R के, है ना। तो यानी कि अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू, तो मुझे A1 इंटू V1 करना पड़ेगा। अब देखो मुझे A1 इसकी वैल्यू तो पता है, अगर मुझे V1 की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा और रेट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा। या फिर अगर मुझे V2 की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि देखो R ये बराबर है A2 इंटू V2 के भी, और A2 की वैल्यू मुझे पता है, और अगर V2 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं A2 इंटू V2 करके R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास V1 और V2 की वैल्यू तो है नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन में A1 और A2 की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास V1 और V2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, लेकिन उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज ये पता नहीं पड़ेगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम, और उसकी और इस रिलेशनशिप की मदद से हम ये पता लगा लेंगे कि V1 और V2 की वैल्यू क्या है, और फिर हम रेट की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही करते हैं। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये A1 इसकी वैल्यू है 2 इंटू V1, ये तो मुझे निकालना है, और ये बराबर है A2 इसकी वैल्यू दी हुई है हाफ 1/2 इंटू V2। अब ये पूरी चीज बराबर है रेट के। हाँ, अब इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ V2 के टर्म्स में, और उसके बाद इसकी वैल्यू को मैं डाल दूंगा बर्नौलीज इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन आ जाएगी V2 के टर्म्स में, और उसके बाद मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा उससे, और फिर मेरे पास उसकी मदद से आ जाएगा R की वैल्यू, R इज इक्वल टू हाफ V2। अब देखो एक तरीका ये है कि मैं V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करूं R के टर्म्स में, और डायरेक्टली बर्नौलीज में V1 और V2 की जगह पे R के टर्म्स में वैल्यूज डाल दूं, तो डायरेक्टली मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी। अब आओ इसे ऐसे ही करते हैं।
इन दोनों प्रोसेस में कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, मैं बस ऐसे ही ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ V1 इज इक्वल टू R/2। देखो अगर इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें तो इसमें अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू R/2। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूं R इज इक्वल टू 1/2 V2 और इसमें अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से 2 गायब और मेरे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा और मेरे पास बच जाएगा V2 इज इक्वल टू 2 इंटू R। अब उसे लिख लेते हैं, V2 आ जाएगा R के टर्म्स में, V2 इज इक्वल टू 2 इंटू R। तो मेरे पास V1 और V2 ये दोनों ही R के टर्म्स में आ चुका है। और अगर तुम ध्यान दो तो V1 लिखा हुआ है R/2 और V2 लिखा हुआ है 2 इंटू R, यानी कि V2 यानी कि यहाँ की वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये ज़्यादा है, ये बड़ी है एंट्री वेलोसिटी से। अब ये तो जाहिर सी बात भी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन भी तो यही बताती है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो यानी कि वेलोसिटी ये छोटी होगी, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी इससे बड़ा होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक और देखने वाली बात ये है कि प्रेशर, ये यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा इसकी वैल्यू दी हुई है 6000 और यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है 10,000, यानी कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। अब आओ क्या करते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं और उसमें इनकी वैल्यूज पुट करके ये रेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू। अब बर्नौलीज इक्वेशन कहता है कि अगर तुम किसी फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ इंटू रो वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये तुम्हें एक कांस्टेंट नंबर दे देगा। ये नंबर थ्रू आउट द फ्लूइड सेम रहने वाला है। तुम पूरे फ्लूइड में किसी और पॉइंट पे भी अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो वो सेम नंबर आने वाली है। अब देखो यहाँ पे P का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर एट दैट पॉइंट, यहाँ पे रो जी एच इसका मतलब हो जाता है रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H दिस इज द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव एनी रेफरेंस लाइन, किसी भी रेफरेंस लाइन से कितनी ऊपर है वो पर्टिकुलर पॉइंट। और यहाँ पे हो गया V, ये होगी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू दैट पॉइंट। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि इस सरफेस एरिया पे मैं एक पॉइंट लेने वाला हूँ जिसके लिए मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि इस सरफेस एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शन पे मुझे प्रेशर और वेलोसिटी इसकी वैल्यू पता है। तो मैं ले लूँगा एक पॉइंट यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 1। तो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस रो जी, ये तो खैर सेम रहने वाला है हर एक पॉइंट के लिए, H हाइट ऑफ पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू पॉइंट नंबर 1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इक्वेट कर दूंगा किसी और पॉइंट के अबाउट। अब देखो मुझे पता है कि इस सरफेस एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल और कितनी वेलोसिटी है फ्लूइड की। तो मैं इस सरफेस एरिया पे एक पॉइंट लेने वाला हूँ, लेकिन मैं कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा ना, मैं एक ऐसा पॉइंट लूँगा जो कि इस पॉइंट के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही किसी एक पॉइंट को मैं लेने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट। हाँ, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि देखो इसके लिए फिर आ जाएगा एक टर्म रो जी एच 2। अब उसे लिख लेते हैं। पहली बात, इस पॉइंट के लिए हो जाएगा P2 प्लस रो जी एच 2, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 मेरा, प्लस हाफ इंटू रो V2 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो P2 तो खैर अलग है P1 से, लेकिन रो जी एच 2 और रो जी एच 1 ये बिल्कुल ही सेम होने वाले हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो यानी कि जो रेफरेंस लाइन होगी ना, रेफरेंस लाइन कहीं भी मान सकते हो तुम, कहीं भी रेफरेंस लाइन मान लो, इससे दोनों पॉइंट्स की ऊंचाई अब ये तो सेम होने वाली है ना, यानी कि H1 और H2 इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि रो जी H1 और ये दोनों टर्म ये कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। और फाइनली मेरे पास बचेगा P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का होल स्क्वायर। तो आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं हमारे वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू। तो P1 इसकी वैल्यू दी हुई है 10,000 पास्कल प्लस हाफ इंटू रो ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसकी वैल्यू थोड़ी लंबी होती है ना, थोड़ा जगह बचा लेते हैं, इंटू V1 का होल स्क्वायर। V1 की वैल्यू है R/2, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर। R/2 का होल स्क्वायर हो जाता है R²/4, 2 इंटू 4, इसे मैं हटा के लिख सकता हूँ 8, 2 इंटू 4 हो गया 8, ये 1 को भी यहाँ से हटा ही देते हैं। हाँ, दिस इज इक्वल टू P2 की वैल्यू दी हुई है 6,000 प्लस ये तो खैर कैंसिल है, यहाँ पे हाफ
इंटू रो इंटू V2 का होल स्क्वायर, और V2 की वैल्यू है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 नीचे है 4 ऊपर है, यानी कि 2 इसे काट देगा 2 टाइम्स, तो फाइनली बचने वाला है ऊपर में 2। इसे मैं यहाँ डिलीट करके हटा के लिखने वाला हूँ केवल 2। अब मेरे पास दोनों साइड एक नंबर का टर्म है और एक रो आर स्क्वायर का टर्म है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि नंबर्स को एक साइड ले आएंगे और ये रो आर स्क्वायर को ये एक साइड ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों साइड 6000 से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ताकि यहाँ से 6000 कैंसिल आउट हो जाए और 6000 माइनस में यहाँ पे आ जाए। तो 10,000 माइनस 6000 ये हो जाने वाला है 4000। थोड़ी सी जगह बना के और लिख लेते हैं, ये मैंने थोड़ी सी जगह बना ली। हाँ, तो यहाँ आ जाने वाला है 4000, क्योंकि मैंने दोनों साइड से माइनस कर लिया है 6000 को, तो यहाँ से 6000 गायब और यहाँ आ गया माइनस 6000। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि रो आर स्क्वायर बाई 8 इसे भी सब्ट्रैक्ट कर लेने वाला हूँ दोनों साइड से, ताकि यहाँ से ये गायब हो जाए और यहाँ पे आ जाए माइनस रो आर स्क्वायर बाई 8। तो मैं लिखूंगा ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पहले से ही तो ये था 6000 पहले ही गायब हो चुका है क्योंकि माइनस 6000 कर लिया है मैंने, बच रहा है यहाँ पे 2 रो आर स्क्वायर और अब आ गया माइनस रो इंटू आर स्क्वायर बाई 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाने वाला है, ये एलसीएम ले लेंगे हम 8 का, ये हो गया 8 एलसीएम, ये हो गया 8 टू द 16, 16 रो आर स्क्वायर माइनस रो आर स्क्वायर, ये ऐसे। हाँ, तो ये हो जाने वाला 16 माइनस 1, ये हो गया 15, 15 रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये बराबर है 4000 के। और इसकी मदद से मैं निकाल लेने वाला हूँ आर की वैल्यू। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो नीचे लिख लेते हैं 15 रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8, दिस इज इक्वल टू 4000। अब अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो यानी कि मैं दोनों साइड 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और 15 रो से डिवाइड कर देने वाला हूं, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ये ग्रीन से लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4000 तो था ही पहले से, इनटू ये दोनों साइड अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 8 गायब और 8 आ जाएगा यहाँ ऊपर में, इंटू 8 डिवाइड बाई दोनों साइड अगर मैंने 15 रो से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 15 रो गायब और यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में 15 इंटू रो, और रो हो गई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब मान लो कि ये लिक्विड वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि रो की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 1000। अब इसे अगर तुम सॉल्व करो तो ये 3 0 कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 15। अब इसका मुझे रूट लेना पड़ेगा आर की वैल्यू निकालने के लिए। दोनों साइड अगर हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आर इज इक्वल टू रूट ओवर 8 4 32 डिवाइडेड बाई 15, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.46। ये होगी वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू, और इसके यूनिट्स हो जाने वाले हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट ये बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन को कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है वो है 1.46 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन को भी सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस करेगी पर सेकेंड, क्योंकि रेट की वैल्यू बराबर है A1 V1 के, एरिया इंटू वेलोसिटी के, और इसका प्रोडक्ट ये कांस्टेंट रहता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को याद कर लो। अब देखो क्योंकि आर की वैल्यू आ गई ना, तो इसलिए तुम वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, V1 इज इक्वल टू R/2 और V2 इज इक्वल टू 2R, लेकिन इसे तुम खुद से एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। अभी हम वीडियो को एक बार समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड्स का सवाल था, एक ऐसी ट्यूब दी हुई थी जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था और हमें पता लगाना था कि वॉल्यूम फ्लो रेट ये कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लगाया दो क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में, और हमने ये पता लगा लिया कि एरिया और वेलोसिटी इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हमने बर्नौलीज इक्वेशन को लगाया किसी दो पॉइंट्स के बीच में, और उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स बाकी थे उन सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू भी आ गई। तो ये कॉमन टेक्निक है जिससे कि तुम फ्लूइड्स के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लगाना और उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन को लगा देना, और तुम्हारे पास सारी चीज़ की वैल्यू आ जाएगी आसानी से।